हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल। हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल। अच्छा, विजिबल। ओके 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 ओके, अब विजिबल भी होते हैं, ठीक है। ऑडिबल भी होते हैं, विजिबल भी होते हैं। अब बताओ, विजिबल है या नहीं? विजिबिलिटी है या नहीं? फटाफट बताओ। हम्म, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मामला थोड़ा सा टाइट है। हाँ, अब सही है। ओके। हाँ, अब बताओ, सब कुछ ठीक है? परफेक्ट है? साउंड परफेक्ट है? साउंड चाहिए परफेक्ट, और कुछ भी नहीं। हम्म, चलो। हम्म चलें, स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो रिवीजन वाला सेशन चलेगा, ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। आज लेक्चर नंबर 4 है, और आज का टारगेट थोड़ा सा रह गया था मसल्स के अंदर, जो मैं आज कवर करने वाला हूं। मसल्स में क्या क्या बचा था, टाइप्स ऑफ मसल्स कवर कराने वाला हूं आज, डिसऑर्डर ऑफ मसल्स कवर कराने वाला हूं, और ह्यूमन स्केलेटल आज स्टार्ट कर देंगे। और कल ह्यूमन कल 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 नहीं, ठीक है, कल तो थर्सडे है, ठीक है। यानी नेक्स्ट वीक आपका ह्यूमन स्केलेटन सिर्फ सिंगल लेक्चर में खत्म हो जाएगा। यस, ओनली वन लेक्चर के अंदर। यानी फिफ्थ लेक्चर में ह्यूमन स्केलेटन लगभग हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, जॉइंट बचेगा। तो अगले लेक्चर के अंदर पूरी एनसीईआरटी के साथ में ज्वाइंट करा के, प्रॉपर रिवाइज करा करके एंड कर दूंगा, और नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। इसके बाद कौन चैप्टर आएगा? वॉइस क्रैक हो रही है, अरे यार, इसका भी चक्कर है। हाँ, वॉइस बताओ, वॉइस परफेक्ट है या नहीं? क्लियर है, ओके, चलो। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है रिवीजन की। रिवीजन की, अगर मैं रिवीजन की बात करता हूं तो तुम्हें याद हो, लास्ट लेक्चर में हमने मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन समझा था। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है? वॉइस मिसमैच, थोड़ा सा लैग रहता है, ठीक है बेटा, ऐप में थोड़ा सा लैग है, ठीक है। और तो मुझे लगता कोई और कोई दिक्कत आ रही होगी। लैग है क्या बेटा? वॉइस मिसमैच हो रही है क्या? लैग है। क्लियर है, चलो। ओके, अब ठीक है। ओके ओके, चलो ठीक है। वॉइस मिसमैच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले मैंने बात की थी मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म की बात करते हैं, यस, हाँ, तो सबसे पहले मैंने बताया आपके दिमाग में क्रिएशन आएगा कि मुझे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करानी है। कौन से न्यूरॉन इस सिग्नल को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक लेकर के जाते हैं, बता सकते हो? कौन से न्यूरॉन होते हैं? मोटर, बिल्कुल सही, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अब एक मोटर न्यूरॉन एक मसल फाइबर के संग जो जंक्शन बनाता है, एक मोटर न्यूरॉन एक मसल फाइबर के संग जो रिलेशनशिप बनाता है, इसको क्या कहते हैं? सिंगल न्यूरॉन सिंगल मसल फाइबर कनेक्शन, क्या कहते हैं? मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, बहुत सही। एक न्यूरॉन ग्रुप ऑफ मसल फाइबर के साथ मिलकर के जो कनेक्शन बनाता है, इसको क्या बोलते हैं? सिंगल न्यूरॉन, यानी एक न्यूरॉन के जितने भी टर्मिनल एक्सॉन होते हैं वो कई मसल फाइबर के संग ग्रुप बनाते हैं। यस, मोटर यूनिट, यूनिट यानी एक साथ मिलकर क्या बना रहे हैं? यूनिट। तो उसको हम टर्म यूज करते हैं मोटर यूनिट। इसमें कोई डाउट है? हाँ, मोटर यूनिट, बिल्कुल सही, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्रिएशन आया कि सिग्नल को ट्रांसफर करना है, तो सिग्नल मोटर न्यूरॉन के थ्रू कहां जाएगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है।
उससे पहले टर्मिनल एक्सोन के अंदर जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं उनसे टकराएगा, कैल्शियम चैनल्स खुल जाएंगे, कैल्शियम आयन की एंट्री होगी। ये कैल्शियम क्या काम कराएंगे? एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस ऑफ, किसकी एक्सोसाइटोसिस होगी? एक्सोसाइटोसिस ऑफ स्मॉल वेसाइकल्स। एक्सोसाइटोसिस ऑफ स्मॉल वेसाइकल्स, इन वेसाइकल्स को क्या बोलते हैं? ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर कंटेनिंग वेसाइकल्स। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर कहां रिलीज कर दिए जाएंगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में रिलीज कर दिए जाएंगे। कहां पर? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर। क्लियर है? हाँ। और वहां रिलीज होकर के ये सारे के सारे कहां बाइंड करेंगे? रिसेप्टर से। कहां बाइंड करेंगे? रिसेप्टर से। और रिसेप्टर से बाइंड करते ही सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे और सोडियम आयन की एंट्री होगी पोस्ट सिनेप्टिक नोब के अंदर। और सोडियम आयन की एंट्री होते ही अंदर की मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? अगेन पॉजिटिव चार्ज, जो पहले नेगेटिव था, यानी डीपोलराइजेशन। और ये सिग्नल सीधा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसआर पर लगे हुए कैल्शियम चैनल से टकराएगा और वहां टकराते ही वो खुल जाएंगे, कैल्शियम सार्कोप्लाज्म में आएगा और टीपीसी से बाइंड कर जाएगा। और टीपीसी से कैल्शियम के बाइंड करते ही ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हट जाएगी और एक्टिन की एक्टिव साइड जो मायोसिन से बाइंड करती है वो फ्री हो जाएगी और एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग हो जाएगी, क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। और क्रॉस ब्रिज बनने में एक एटीपी यूटिलाइज होती है, उसकी एनर्जी यहां पर यूज होती है। एक एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी, उस एनर्जी को यहां पर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में यूटिलाइज किया जाएगा। कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? हाँ, ये तभी होगी जब ट्रोपोमायोसिन की कॉइलिंग लूज होगी। जब तक वो टाइट है तो हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है, लूज होते ही गैप क्रिएट हो जाएगा सीधा का सीधा। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन के बीच में क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है बिल्कुल? यहां से मसल्स कॉन्ट्रेक्शन चालू होती है। ठीक है, और मसल्स कॉन्ट्रेक्शन के लिए तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, कैल्शियम, एटीपी और मैग्नीशियम आयन, क्योंकि मैग्नीशियम आयन एटीपी इसके लिए जरूरत पड़ती है। ठीक है, और रिलैक्स करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? भाई दो काम करने होंगे, एक तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो एसिटाइल कोलिन रिलीज हो गया उसको तोड़ दो एसीटेट और कोलिन के अंदर विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। दूसरा क्या काम करना है? सार्कोप्लाज्म में जो कैल्शियम रिलीज हो गया उसको वापस अंदर भेजो। ठीक है, इसके लिए कैल्शियम पंप एक्टिवेट होगा और सारा कैल्शियम धीरे 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 वापस अंदर चला जाएगा और अगेन एक्टिन की मास्किंग हो जाएगी और मसल्स रिलैक्स कर जाएगी। यहां तक कोई डाउट था मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर? फिर मैंने बताया यहां पर एटीपी की हाइड्रोलिसिस तो हो गई, ठीक है, पर अगले स्टेप में एटीपी फिर से रीजनरेट करेगी, यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में एक हाई एनर्जी फॉस्फेट जुड़ेगा। तो ये हाई एनर्जी फॉस्फेट आता कहां से है? इसका सोर्स क्या है? बता सकते हो? प्राइमरी सोर्स ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट इन मसल्स, प्राइमरी सोर्स ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट इन मसल्स, यस, फॉस्फोक्रेटिन। ठीक है, या क्रेटिन फॉस्फेट एक ही बात है। ठीक है, ये प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, जब ये खत्म हो जाएगा तब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा और एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होता है। पर अगर आपके रेड मसल्स फाइबर होंगे तो वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, और एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन नहीं होता। इसके बेस पर मैंने आपको रेड मसल्स फाइबर और व्हाइट मसल्स फाइबर में डिफरेंस बताया था। रेड मसल्स फाइबर रेड होते हैं क्योंकि वहां पर एक प्रोटीन का डिपोजिशन होता है, मायोग्लोबिन, जो सिंगल आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है जिसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन से भी ज्यादा है। यस, इसकी वजह से कलर कैसा होता है? रेड। यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, नो डाउट ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी इनकी ज्यादा तो ऑक्सीजन भी ज्यादा है, पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां पर बहुत कम होते हैं जो कैल्शियम को रिलीज करते हैं, यानी यहां पर स्लो कॉन्ट्रैक्शन होता है। पर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा है, ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है, पर कॉन्ट्रैक्शन स्लो हो रहा है तो लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं विदाउट फटीग। जबकि व्हाइट मसल फाइबर में उल्टा होता है। ठीक है, वहां पर सब कुछ कम होता है पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होती है, मतलब कैल्शियम ज्यादा होती है, मतलब फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होगा और फास्ट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जल्दी फटीग कंडीशन आएगी। यहां तक कोई डाउट है बेटा तो मुझे बताओ। ठीक है, रेड एंड व्हाइट मसल्स फाइबर्स की बात करा दिया था मैंने।
ये कंप्लीट करा दिया था मैंने। अब बताओ इसके बाद कोई डाउट किसी को? इसके बाद कोई डाउट किसी को? हाँ, इसके बाद कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ मसल्स। तब ये 3 टाइप के मसल्स कराने वाला हूं मैं। ग्रीन ले लेते हैं। स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, और कार्डिक मसल्स। ठीक है, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स। स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स। स्केलेटल मसल्स की बात करता हूं तो डायग्राम मैंने आपको बता ही दिया इनका। तो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इनका, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इनका, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। क्लियर है बिल्कुल? हाँ। और यहां पर लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिलते हैं। यस, लाइट एंड डार्क बैंड यहां पर देखने को मिलते हैं। टोटल आपको यहां पर लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिलेंगे धीरे धीरे। ठीक है, लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिलेंगे यहां पर। ठीक है, जबकि स्मूथ मसल्स की बात करूंगा ना तो ये स्पिंडल शेप होते हैं, बिल्कुल टेपर एंड होता है इनका, एंड ऐसे टेपर एंड होते हैं।
यूनिन्यूक्लिएटेड हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड। यहां पर लाइट एंड डार्क बैंड एब्सेंट होते हैं, होते ही नहीं है लाइट एंड डार्क बैंड। स्पिंडल शेप होते हैं, बिल्कुल पतले पतले टेपर एंड होते हैं इनके। जबकि कार्डियक मसल्स की बात करूं, बात ही अलग है भाई इनकी तो। ब्रांचिंग पैटर्न भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ऐसे ब्रांचिंग पैटर्न देखने को मिलेंगे इसमें, ब्रांचिंग पैटर्न, ठीक है, आपस में कनेक्टेड है। ये अलग मसल फाइबर है, ये अलग मसल फाइबर है, ये अलग मसल फाइबर है, ये अलग मसल फाइबर है। कई मसल फाइबर आपस में जुड़े हुए हैं, ब्रांचिंग पैटर्न है। इसके पास अपना न्यूक्लियस है, इसके पास अपना न्यूक्लियस है, इसके पास अपना न्यूक्लियस है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड लग रहा है पर है नहीं। ये कैसा है? यूनी न्यूक्लिएटेड। और लाइट एंड डार्क बैंड भी देखने को मिल रहे हैं यहां पर, ठीक है। तीनों कंडीशंस आपके सामने हैं। इनकी पोजीशन कहां पर होंगी, एग्जाम्पल कहां पर होंगे, फिर समझाता हूं आगे। मैं एग्जाम्पल पहले लिख दूं, प्रेजेंट इन ये कहां पर होंगे जरा बताओ, स्मूथ, ये कहां होंगे, कार्डियक मसल्स हार्ट में होते हैं, ये ऑर्गन्स में होते हैं, ये स्केलेटल सिस्टम में होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां पर स्ट्रक्चर कैसा है? सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ब्रांच है अनब्रांच है? अनब्रांच है। सिलिंड्रिकल है, अनब्रांच है। सिलिंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। सिलिंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। सिलिंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। क्लियर है भाई? मल्टी न्यूक्लिएट होती है, अनब्रांच्ड होती है, सिलिंड्रिकल होती है, और जिसमें लाइट एंड डार्क बैंड मिल रहे हैं, यानी इसके लिए आप टर्म यूज करोगे स्ट्राइटेड। मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये स्ट्राइटेड है, एंड स्ट्राइप्ड भी बोलोगे। ये अनस्ट्राइटेड है, ये अनस्ट्राइटेड है, या अनस्ट्राइप्ड है। कार्डिक मसल्स ये स्ट्राइटेड है, स्ट्राइटेड है, एंड स्ट्राइप्ड भी कह सकते हो, स्ट्राइप्ड भी कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहां लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होंगे, लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट है, लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट है। अच्छा, कार्डिक मसल्स में एक खास चीज और होती है, तो मैं बता दूं। मैं यहां पर एक खास टाइप की स्ट्रक्चर होता है, इस समझना, इसको इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क कार्डिक मसल्स में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क, और इनके बीच में एक जंक्शन होते हैं जो और किसी में नहीं होते, यहीं देखने को मिलते हैं, गैप जंक्शन। गैप जंक्शन ओनली कार्डिक मसल्स में मिलते हैं, गैप जंक्शन ओनली कार्डिक मसल्स में मिलते हैं।
यस, गैप जंक्शन ओनली कार्डियक मसल्स के अंदर मिलते हैं। तो दो चीजें बताई मैंने यहां पर, एक तो इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क और गैप जंक्शन। जो टिश्यू में पढ़ाऊंगा गैप जंक्शन, ठीक है, गैप जंक्शन कार्डियक मसल्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, लाइट एंड डार्क बैंड यहां प्रेजेंट होते हैं। लाइट एंड डार्क बैंड यहां प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लिख पा रहे हो क्या? ठीक है, वॉलेंट्री होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, एक और लिखो, टोटली वॉलेंट्री। जबकि अगर मैं स्मूथ मसल्स की बात करूं, ये स्पिंडल शेप होते हैं, स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप होते हैं, पहला स्पिंडल शेप होते हैं, अनब्रांच्ड है, ये कैसे हैं भाई? स्पिंडल शेप है, ये भी अनब्रांच है। अनब्रांच्ड है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये यूनी न्यूक्लिएटेड है। लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, यहां लाइट एंड डार्क बैंड एब्सेंट होते हैं क्योंकि अनस्ट्राइटेड है। ये वॉलेंट्री है, जबकि ये कैसी हैं? स्मूथ, सॉरी, इनवॉलेंट्री। ये वॉलेंट्री मसल्स हैं, ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर कार्डियक मसल्स, ये सिलिंड्रिकल हैं, सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है, ये कैसी होती है? ब्रांच्ड। ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यूनी। लग रहे हैं आपको मल्टी, पर एक्चुअल में ये सिंगल फाइबर है, ये दूसरा ऊपर वाला सिंगल फाइबर है, यूनी न्यूक्लिएटेड है। लाइट एंड डार्क बैंड यहां पर प्रेजेंट होंगे, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री, टोटली इनवॉलेंट्री है। और खास बात, यहां पर एक डिस्क होती है, इंटरकैलेटेड डिस्क, और किसी में नहीं होती, जिनके बीच में एक प्रोटीन लगी होती है जो इनके आपस में इनके प्रोटोप्लाज्म को कनेक्ट करती है। इसको हम गैप जंक्शन बोलते हैं। तो गैप जंक्शन इंटरकैलेटेड डिस्क ओनली प्रेजेंट इन कार्डियक मसल्स, जबकि यहां पर और यहां पर नहीं होते। अब मुझे बताओ, यहां तक कोई डाउट किसी को? स्टमक एंड कार, क्या लिखा है? कार्डियक इन्वॉ, यस, स्मूथ एंड कार्डियक इन्वॉल्यूंटरी होते हैं, बिल्कुल सही। विसरल मसल्स किसको कहते हैं भाई? विसरल मतलब ऑर्गन, इन्हीं को, प्रेजेंट इन ऑर्गन, मतलब इट इज ऑल्सो कॉल्ड विसरल मसल्स, इन्हीं को बोलते हैं। कहीं भी टर्म आ जाए विसरा, विसरल, समझ लो ऑर्गन से रिलेटेड टर्म है। विसरल मेम्ब्रेन, विसरा मतलब ऑर्गन, कार्डियो मतलब हार्ट, हेपेटो मतलब लिवर, ये टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए भाई तुम्हें तो। इसीलिए इनको विसरल मसल्स भी बोल देंगे, क्योंकि कहां होती हैं? प्रेजेंट इन ऑर्गन्स, ऑर्गन्स में होती हैं। अब बताओ, अब बताओ, कोई डाउट? इंटरकैलेटेड डिस्क समझो एक प्रोटीन है जो गैप जंक्शन को होल्ड करती है, और गैप जंक्शन को डिटेल्ड में हम बताने वाले हैं एनिमल टिश्यू के अंदर, क्लियर है? वहां दे रखा है, जो दो सेल के प्रोटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट करता है फॉर रैपिड रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयन। यहां पर सोडियम आयन का इन सेल्स के बीच में रैपिड ट्रांसपोर्ट होता है इन गैप जंक्शन के थ्रू। समझ रहे हो? ये अभी आगे आएगा, ठीक है। अरे डी है भाई, डी, डी टी लिख दिया मैंने, ठीक है। सिलिंड्रिकल, DRICAL, सिलिंड्रिकल,
सिलिंड्रिकल, CYLINDRI, सिलिंड्रिकल है। हाँ, सिलिंड्रिकल है, CAL। अच्छा, मैंने पूरा ही ऐसे कर दिया है। सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, CYLINDRICAL। अच्छा, क्लियर है बिल्कुल। हाँ, सिलिंड्रिकल, सिलिंडर शेप। अब ठीक है, अब बताओ, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? यहां पर देखो ब्रांच है ना, ब्रांच निकल रहे हैं, ये ऑब्लिक ब्रिज है। ऑब्लिक मतलब तिरछे। ये तिरछे तिरछे ब्रिज होते हैं, ऑब्लिक ब्रिज, जो इन दो मसल्स को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, ऑब्लिक ब्रिज। अब बताओ, नो डाउट। गैप जंक्शन स्मूथ मसल्स एज वेल, स्मूथ मसल्स में रेयरली मिलते हैं, बहुत रेयरली, ठीक है। गैप जंक्शन स्पेशली कार्डिक मसल्स में मिलते हैं। याद भी हो गया? स्ट्राइटेड और स्ट्राइप्ड सेम है। सोहम बेटा, तुम क्या हो यार, तुम सच में, इसका मतलब तुम लेक्चर ही ज्वाइन नहीं करते हो। पहले लेक्चर में तो यही बताया है, स्ट्राइटेड माने क्या होता है, स्ट्राइप्ड माने क्या होता है। जिनमें लाइट एंड डार्क बैंड दिख रहे हैं वो स्ट्राइटेड हैं, और लाइट एंड डार्क बैंड ट्रांसवर्स बैंड की वजह से बनते हैं, और ट्रांसवर्स बैंड की वजह से इनको हम स्ट्राइप्ड भी बोलते हैं। स्ट्राइप्ड ये ऑलरेडी बता चुका हूं यार पिछले लेक्चर के अंदर, लेक्चर देखते ही नहीं उसका मतलब तुम। चलो बहुत बढ़िया, याद हो गया। आगे बढ़ रहा हूं। अब लास्ट में आता है डिसऑर्डर। मसल्स के तीन ही डिसऑर्डर दे रखे, एक माइस्थीनिया ग्रेविस, एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और एक टेटैनी। इन तीन पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी का ही करा रहा हूं, ये भी एनसीईआरटी है, ये भी एनसीईआरटी, थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद हम स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूंगा माइस्थीनिया ग्रेविस, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है। नंबर 1, माइस्थीनिया ग्रेविस। अगर माइस्थीनिया ग्रेविस की बात करता हूं, ये जेनेटिकल ऑटो इम्यून, अब आप ही बोलोगे, ये ऑटो इम्यून डिसीज है, ऑटो इम्यून डिसीज है, डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। भाई माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, समझना, माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। सर ऑटो इम्यून क्यों बोला हमने इसको, समझो। जैसे मानो मोटर न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन आया, ये कोई मसल्स है, मसल्स के ऊपर आप जानते हो रिसेप्टर्स होते हैं, और ये भी जानते हो कि इनके अंदर क्या होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर कंटेनिंग वेसाइकल्स, जिनसे कौन निकलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। अगर आपकी बॉडी, समझना ये मसल्स हैं, ठीक है, एंटीबॉडी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट
फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेंगे, ये क्या करेंगे, इससे बाइंड करना चालू कर देंगे और सारे रिसेप्टर को धीरे धीरे क्या कर देंगे, खत्म। यानी अपनी बॉडी अपने ही रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना चालू कर देती है। यानी अपने हुए पराये जब अपने अपनों को पहचानना बंद कर देते हैं और परायों की तरफ मारना चालू कर देते हैं, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। ठीक है, इसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग, बहुत थकावट हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी यहां पर। क्यों? क्योंकि और पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स भी हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के लिए इनका बाइंड होना जरूरी है। जब धीरे धीरे रिसेप्टर ही खत्म हो जाएंगे तो बाइंडिंग नहीं होगी, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो मसल्स में क्या हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगी। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। इसमें कोई डाउट? माइस्थीनिया ग्रेविस इज अ ऑटो इम्यून डिसीज क्योंकि इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, अपनी बॉडी अपने ही रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना चालू कर देती है और बस अपने हुए पराये। नहीं आया क्या? यस, अपना ही दोस्त जो रक्षक था वो भक्षक बन गया। ठीक है, यस सही बोल रहा है तू बेटा। जो रक्षक था वो भक्षक बन गया। क्वेश्चन तो इतना ही आता है, बताओ इनमें से कौन कौन से डिसऑर्डर, क्योंकि ये ऑटोइम्यून इसलिए भी याद रखना है क्योंकि ऑटोइम्यून डिसीज हम पढ़ाते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के अंदर। ठीक है, तो वहां भी पढ़ाते हैं। ऑब्लिक ब्रिज, ब्रिज कुछ नहीं होते हैं, ये ब्रांच हैं, ब्रांच जो आपस में इनको कनेक्ट कर रही हैं। अंजू बोल रही है असल जिंदगी का भी यही हाल है, अपने हुए पराये। तू बिल्कुल सही बोल रही है। ठीक है, आज की असल जिंदगी में तो बहुत बुरी हालत है, तब भी बॉडी के अंदर इतना आसान नहीं है, बॉडी के अंदर इतना आसान नहीं है। बहुत रेयर केस में ऑटोइम्यून डिसीज होती है लोगों को। ठीक है, पर असल जिंदगी में तो ये महामारी की तरह फैल रही है, महामारी की तरह फैल रही है। समझ रहे हो ना? हाँ, समझे? चलो, यहां तक कोई डाउट है? ऑटो इम्यून डिसीज के अंदर आपको इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग दी जाती है क्योंकि ऐसी ड्रग जो आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस कर दे। सोचो, इम्यूनिटी को सप्रेस कर दोगे तो तुम मर जाओगे। ठीक है, यहां इम्यूनिटी हाइपर हो रही है, अपनों को ही मार रही है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? मतलब आपकी बॉडी के जो रक्षक हैं, आप समझो, आप जिस कॉलोनी में रहते हो उस कॉलोनी में एक पुलिस चौकी है, उस पुलिस चौकी में 10 पुलिस वाले अपॉइंटेड हैं जो आपकी रक्षा करते हैं, पर वही आपको मारना चालू कर दें तो आपको बचाने का तरीका है उनको मार दो। और तुम उनको मारोगे इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग दे करके तो बाहर के तो तुम्हें मार देंगे, तो मरना निश्चित है। या तो उनसे मर लो या उनको मार दोगे तो बाहर वाले आके मार देंगे। समझ में आया नहीं आया? हाँ, ये बहुत बुरी हालत है। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का तो ट्रीटमेंट भी इतना आसान नहीं होता। ठीक है, अब आ जाओ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। डिस्ट्रॉफी इट इज अ जेनेटिकल डिसऑर्डर। सर क्यों बोलते हैं इसको जेनेटिकल डिसऑर्डर? समझना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नंबर 2। अच्छा, एक चीज और तो इसमें ऐड करनी है, मैं इसको आगे समझा दूंगा। ये पूछा जाता है अगर फटीग और वीकनेस, 3 सिम्टम ध्यान रखने हैं, फटीग, फटीग प्लस वीकनेस प्लस पैरालिसिस, ये 3 सिम्टम देगा तो पूछेगा कौन सी डिसीज होगी, माइस्थीनिया ग्रेविस। जबकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर ध्यान रखना है यहां पर डीजेनरेशन ऑफ मसल्स होता है, डीजेनरेशन, डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो जब भी डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स पूछेगा आप याद रखोगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, जेनेटिक, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। जब भी फटीग, फटीग, वीकनेस और पैरालिसिस की बात करेगा तो समझ लेना ये माइस्थीनिया ग्रेविस की बात कर रहा है। ठीक है, माइस्थीनिया ग्रेविस की बात कर रहा है।
समझे? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट। अच्छा, अब आ जाओ। अब आएगी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा, इट इज अ जेनेटिकल डिसऑर्डर। एक क्वेश्चन तो ये आएगा, कैसे होती है समझना। ये एक मसल्स है, ये दूसरी मसल्स है। ये मसल्स आपस में जुड़े होते हैं एक प्रोटीन के थ्रू, उसको बोलते हैं डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। ठीक है, और इस मसल्स को जोड़ने का काम करते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ये बन गया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहां से सिग्नल ट्रांसफर होगा और तब जाकर के इस मसल से इस मसल्स में। तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन क्या करती है, सिग्नल को इस मसल से इस मसल्स में ट्रांसफर करने का काम करती है, और प्रोटीन को बनाने के लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। ये जीन क्या बनाएगा, प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। ये प्रोटीन कौन सी होगी, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। यानी जीन इस प्रोटीन को बनाएगा, तब ये प्रोटीन सारी मसल्स में कंडक्शन का काम करेंगे, कंडक्शन ऑफ इंपल्स। भाई न्यूरॉन तो एक ही मसल से जुड़ा होगा ना, इससे कनेक्टेड जो और मसल्स होंगे उनमें कंडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सोचो अगर इस जीन के अंदर म्यूटेशन हुई, इस जीन के अंदर म्यूटेशन हुई, तो ये प्रोटीन नहीं बनेगी। ये प्रोटीन नहीं बनेगी तो कंडक्शन नहीं होगा, कंडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा भाई, मसल्स में लाइक अ पैरालिसिस, यानी इसको बोलते हैं डी जनरेशन ऑफ मसल्स हो जाएगा। अगर मसल्स में डी जनरेशन हो रहा है, टूट रही है, तो जेनेटिकल डिसऑर्डर होगा। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन में गड़बड़ी होने से इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत खतरनाक डिसीज है और आज की डेट में बहुत सारी जगह देखने को मिल रही है। यस, तो इससे मतलब मसल्स धीरे धीरे डीजनरेट करना चालू कर देते हैं। सोचो मसल्स ही खत्म हो रहे हैं बॉडी के अंदर, तो सर्वाइवलिटी तो मुश्किल है इसके अंदर। आप समझ रहे हो, हाँ, इट इज अ डेंजरस कंडीशन। समझे? आपसे पढ़ने के बाद समझ भी आता है और जीवन जीने का ज्ञान भी मिलता है। जीवन तो बेटा जीने का ज्ञान तुम्हारे आसपास सब जगह से मिलेगा, बट डिपेंड करता है कि तुम कितना समझते हो। ठीक है, हर आज की डेट में और मतलब अलग ही खेल है। ठीक है, तो बस तुम अगर चाहो तो चीजें सही कर सकते हो, नहीं क्योंकि मतलब मैक्सिमम 80% लोग बहुत गड़बड़ हो चुके हैं, बहुत गड़बड़। ठीक है, चलो यहां तक कोई डाउट है किसी को तो मुझे बता। दो डिसऑर्डर के अंदर, पहला तो मैंने बताया ये
मुझे यहां तक बताओ, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक? हाँ, जीत क्या कहना चाह रहा है सर, सुनो। मेरी कॉलोनी में एक बच्चे को ये है। यस बेटा, ये बहुत सारी जगह है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तुम देखोगे ना तो आज की डेट में कई ऑर्गेनाइजेशन इसके ट्रीटमेंट के लिए चंदा भी इकट्ठा करती हैं, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट लाख 2 लाख का नहीं है, ठीक है। हाँ, कई करोड़ का इंजेक्शन लगता है। अगर बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो 2 से 3 करोड़ का एक इंजेक्शन आता है, पर 1 साल के अंदर अंदर, बच्चे की जन्म के 1 साल के अंदर अंदर लग जाना चाहिए। यस, समझ रहे हो? और कभी कभी ऐसे 2 इंजेक्शन या 3 इंजेक्शन भी लगते हैं, तो करोड़ों का इलाज है। समझ रहे हो? पर वो भी एक समय अवधि के अंदर, 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। अभी डिस्कवरी हुई है इसकी, तो कॉस्टली तो है ही, ठीक है। तो हर किसी में तो हिम्मत भी नहीं है, कोई कैसे करा पाएगा इसको, समझ रहे हो ना? या लोग थोड़ा हिम्मत कर पाते हैं तो समय निकल जाता है, ठीक है। 1 साल पूरी हो जाती है, फिर इसका एफिशिएंसी मतलब रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। बड़ा सही नहीं है ये, ठीक है, समझे? तभी तो चाहता हूँ तुम बन जाओ डॉक्टर यार अच्छी तरह से, ठीक है, और कुछ करो। उसमें तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ, पैरालिसिस से भी डेथ हो सकती है, पर पैरालिसिस किस मसल्स में है ये डिपेंड करता है, ठीक है। आपके लिम्स मसल्स में पैरालिसिस है तो डेथ नहीं होगी। हाँ, आपके रेस्पिरेटरी मसल्स में पैरालिसिस है तो डेथ हो जाएगी, समझे? समझे या नहीं समझे? चलो ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब आ जाओ टिटैनी। एक होती है टिटैनी, एक होती है टिटनस। टिटैनी और टिटनस कंफ्यूज मत होना। टिटनस एक बैक्टीरियल डिसीज है, मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में कराऊंगा अभी। क्लॉस्ट्रिडियम टिटनाई नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से होती है, ठीक है। और टिटैनी ये एक हार्मोनल डिसीज है, ठीक है। भाई एक हार्मोन बताता बताऊंगा, अभी बताऊंगा। पैराथॉर्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर पैराथॉर्मोन होता है जो ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। अगर उस हार्मोन की कमी हो जाएगी तो ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्यू टू लो ब्लड कैल्शियम लेवल। और ब्लड कैल्शियम लेवल अगर कम हो गया ना, ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो गया तो आपके स्केटल मसल्स में सडनली स्पाज्मिंग हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, लाइक टेटनस। टेटनस की तरह टेटनी के अंदर भी रैपिड स्पाज्मिंग, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, खतरनाक वाला, ठीक है। पूरा शरीर उठ जाता है, लॉक जॉ हो जाता है, बहुत खतरनाक कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यू टू लो कैल्शियम। ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम के लेवल के कम होने की वजह से। यहां से कोई डाउट? ये तीनों डिसीज आपकी क्लियर हो गई होंगी। यहां चैप्टर हमारा प्रॉपर आधा मसल्स वाला पार्ट एंड हो जाता है। अब कहानी आएगी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। यहां तक आपने नोट कर लिया है तो मुझे बताओ। यहां तक नोट कर लिया है तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे चलूंगा। नहीं तो मैं वापस भी आ जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नो सर। अच्छा, मैंने कहा वापस भी आ जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको ड्रॉ कर लो, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिकल डिसऑर्डर है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को बनाने वाले जीन में अगर म्यूटेशन हो गई, ठीक है, तो प्रोटीन नहीं बनेगी, तो कंडक्शन नहीं होगा, पैरालिसिस हो जाएगी और डीजनरेशन ऑफ मसल्स चालू हो जाएगा। डीजनरेशन ऑफ मसल्स पर क्वेश्चन आएगा। जेनेटिकल है या ऑटोम्यून है, इस पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कोई डाउट? लाइफ स्पेन क्या होती है? लाइफ स्पेन में क्या बताऊं बेटा, वो डिपेंड करता है कि बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। काफी चीजें बॉडी पे भी डिपेंड करती हैं, विल पावर पे भी डिपेंड करती हैं, पर बहुत ज्यादा लाइफ स्पेन नहीं होती, समझ रहे हो? हाँ, अगर कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं कराया तो लाइफ स्पेन 2-4 साल, ठीक है। ट्रीटमेंट करा रहे हो, कुछ नेचुरोपैथी कुछ चीजें हैं, लोग कर रहे हैं इसके ऊपर ट्रीटमेंट, पर वो स्टेबल नहीं है। बट थोड़ा सा सर्वाइबिलिटी बढ़ा देता है। जैसे कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है देखा जाए, बस जो भी चल रहा है तो सर्वाइबिलिटी, ठीक है, कि थोड़ा सा इंक्रीज 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, ठीक है, इस तरीके से होता है। अगर वो फोर्थ स्टेज में आ गया है तो डिपेंड करता है, फोर्थ स्टेज।
और किस टाइप का कैंसर है, क्योंकि कैंसर भी कई टाइप के होते हैं, आप जानते हो, कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, ठीक है, समझ रहे हो, तो डिपेंड करती हैं। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। चलो, क्लियर है बिल्कुल। ऑर्थराइटिस तो मैं अभी बताऊंगा ना। टिटैनी, टिटैनी, लो कैल्शियम इन ब्लड, ब्लड में कैल्शियम के लो होने की वजह से टिटैनी होता है। टिटेनस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई की वजह से होता है, ठीक है। हाँ, लॉक जॉ कहते हैं इसको। और सडनली वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन स्केलेटल मसल्स, यस, लो कैल्शियम आयन। चलो, अब मैं चालू करूंगा यहां पर ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। भाई, पहले मैं पहली स्लाइड में तो आपको पूरी बॉडी की सारी बोन्स के नंबर बताना चाह रहा हूं, ठीक है। और आपको अभी तुरंत याद भी करने होंगे सारे नंबर, अभी याद करने पड़ेंगे तुरंत। डीजनरेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? डीजनरेशन का मतलब है, हिंदी में कहते हैं विघटन, टूटना, क्षय होना, समझ रहे हो? हाँ, तो हिंदी में ये बोलते हैं, डीजनरेट कर जाना, समझ रहे हो ना, मतलब टूट जाना, उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाना, ऐसे कह सकते हो। यहां तक कोई डाउट? बच्चा लिख रहा है मोनू, नष्ट हो जाना। ठीक है, कोई नहीं, चलो आ जाओ। ठीक है, तुमसे ही पूछू तो तुम जबरदस्त मीनिंग बताओगे, बस मिस करता हूँ, ठीक है। ऑफलाइन ऑनलाइन में यही अंतर है, ऑफलाइन में थोड़ा बच्चा सामने होता है, मजा आता है, थोड़ा एनर्जी मिलती है, तुम्हारी बातें सुनने का मन करता है, ठीक है। अब यहाँ कुछ भी नहीं है, तुम्हारे कमेंट देख के ही काम चला लेते हैं, ठीक है। ठीक है, चलें स्टार्ट करें आगे। चलो, अब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम आज बेसिक कराऊंगा। बेसिक का मतलब है पूरा ओवरव्यू, ठीक है। अगर मैं, तुम में से बताओ कितनी बोन होती हैं बेटा हमारे अंदर, कितनी हड्डियां होती हैं? तुम में से किसी ने देखा होगा, मुन्ना भाई एमबीबीएस तो बता देगा, नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन एडल्ट, एडल्ट एडल्ट के अंदर 206 हड्डियां। मुन्ना भाई एमबीबीएस की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हाँ, एम्ब्रियो के अंदर ज्यादा होती हैं, पर एडल्ट के अंदर, एडल्ट में 206, 206 हड्डियां होती हैं। तो आज मैं इन 206 हड्डियों के बारे में बताने वाला हूं आपको पूरा। इन 206 हड्डियों को मैं दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं, समझना। इन 206 हड्डियों को मैं दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। इन 206 हड्डियों को दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं, ठीक है। एक तरफ तो हम लिखेंगे एक्सियल, स्केलेटल सिस्टम। एक तरफ लिखेंगे हम अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। appendicular skeletal system, axial skeletal system and appendicular skeletal system. एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिकुलर क्या होता है समझाता हूं अभी मैं। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। अब 206 हड्डियों को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक्सियल में होती है टोटल 80, 80 बोन, ये आपको याद रखना होगा। अब रिमेनिंग कितनी हुई? 126। ये कहां होंगी आपकी? अपेंडिकुलर में। इसमें कितनी होती हैं?
126। 100, अच्छा है, ठीक है, 126 पुन इधर होती है। ठीक है, तो अपनी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, समझना मेरी बात। ये बीच वाला जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट, ये पूरा पूरा, ये आपकी एक्सिस है। तो एक्सिस पर जितना भी पार्ट दिख रहा है ना, वो आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है। आपके गिडिल, दोनों गिडिल और दोनों लिम्स, दोनों गिडिल और दोनों लिम्स, अपर लिम्स, लोअर लिम्स, अपर गिडिल, लोअर गिडिल, ये अपेंडिकुलर है, बाहर निकले हुए, आउट ग्रोथ, अपेंडिकुलर। तो अपेंडिकुलर में आपके गिडिल आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करेंगे, एक्सियल को भी आप डिवाइड कर सकते हो, यस। इसमें हेड वाला रीजन हो जाएगा पूरा, हेड आ गया। इसके अलावा रिप्स, वर्टिकल कॉलम आ गए। इसके अलावा स्टर्नम एंड रिप्स आ गया। हाँ, अगर मैं हेड वाली रीजन में बात करता हूँ, यहाँ 29 बोन होंगी, 29, 29 हड्डियां। वर्टिकल कॉलम में 26, 26 बोन। स्टर्नम एक होता है, रिप्स 12 दूनी 24 और एक 25, टोटल 25 बोन। काउंट करो, क्या 80 बैठ रही हैं? 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 5, 20। ठीक है, 2 तो 4, 5, 6, 7, 8, 80 बोन। ठीक है, अब हेड वाले रीजन को मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा, उसको अलग एक्सप्लेन करूंगा। भाई हेड वाले रीजन में आता क्या क्या है? क्रीनियम आएगी, ऐसे याद करो, क्रीनियम को उसमें जोड़ देता हूं मैं, ऐसे याद रखो। ठीक है, अगर हेड वाले रीजन की बात करता हूं, तो हेड वाले रीजन के अंदर आपकी क्या क्या चीजें आ जाएंगी? आपकी स्कल आ जाएगी, स्कल आ जाएगी, हाँ, वर्टिकल कॉलम आ जाएंगे, स्कल, स्कल। नंबर ऑफ बोन स्कल में बताओ कितने कितने होंगे? प्लस। स्कल में नंबर ऑफ बोन कितने होते हैं स्कल में? नई एनसीईआरटी ने थोड़ा सा अपडेट कर दिया है हाइयोड को। हाँ, नई एनसीईआरटी में थोड़ा सा अपडेटेड है, हाइयोड को इन्होंने, भाई 29 तो बेटा टोटल हेड वाले रीजन में होते हैं। एक मिनट रुको, हेड वाले रीजन के अंदर टोटल 29 होते हैं। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, स्कल, स्कल के अलावा आ जाओ, ठीक है, ईयर ऑसिकल्स, इसको अलग कर देंगे। एक मिनट और रुकना, ठीक है, मैं डाउनलोड कर लूँ जरा, एक मिनट, मैंने इसमें जो करेक्शन हुए हैं वो अपडेट कर दूँ उसके अंदर। हम्म, हम्म, अपडेट तुम्हें भी सारे देने पड़ेंगे।
अब इन्होंने देखो वो लाइन हटा दी है, ठीक है, तो उसको मैं ऐड कर दे रहा हूं, स्कल को अलग कर रहा हूं, हाइयोड को अलग कर रहा हूं, प्लस ईयर ऑसिकल को अलग कर रहा हूं। अभी जो लेटेस्ट अपडेट किया है ना, उसमें इन्होंने क्या किया है, स्कल के अंदर चेंज कर दिया है, इस बार साफ साफ कर दिया है, स्कल में ओनली 22 बोन होते हैं, हाइयोड में यू शेप ओनली 1 बोन होती है, ठीक है। ईयर ऑसिकल 3 + 3 टोटल 6 बोन होते हैं, जिसमें अभी अगर मैं स्कल में पूछूं स्कल में क्या क्या इंक्लूड है, तो स्कल में इन्होंने दो चीजें इंक्लूड की हैं, एक तो क्रेनियम यूज किया है और एक फेशियल यूज किया है, फेशियल बोन। क्रेनियम में आप जानते हो 8 बोन होती हैं, एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें स्कल में 22+1 हाइयोड ऑल्सो इंक्लूड इन स्कल, ठीक है। नई एनसीईआरटी में हाइयोड को अलग कर दिया है, स्कल से अलग कर दिया है, उस लाइन को हटा दिया है, समझ रहे हो? प्रिंस बोल रहा है सर, मुझे सिखा रहा है सर, आपका सी और जी एक ही लग रहा है, ठीक है। तो बेटा तुझे समझना होगा, मेरी तो ये राइटिंग अब से नहीं है, सालों से हो गई, ठीक है। सी मेरा ऐसा होता है, जी मेरा ऐसा होता है, तू बता सेम कैसे है, सेम कैसे है बता। सी अलग है, जी अलग है। यार तुम कभी कभी, फ्रीडम है ना तुम ऑनलाइन की, यही तो फ्रीडम है। चलो वर्टिकल कॉलम की बात कर लेते हैं। सी सर्वाइकल 7 होते हैं, थोरैसिक 12 होते हैं, लंबर 5 होते हैं, सैक्रम 1 होती है, कॉकैक्स या कॉक्सीजियल ये भी 1 होती है, टोटल 26 बोन्स हुई, 26 हड्डियां। C7H12L5S1C1 26 हड्डियां होती हैं, काउंट कर लो, ठीक है, काउंट कर लो, 26 बोन होती हैं, ठीक है। सर्वाइकल 7 आपकी गर्दन में होती हैं, थोरैसिक 12 जिनमें आपकी रिब्स जुड़ती हैं, नीचे होती है लंबर, सबसे मजबूत हड्डियां 5 लंबर होती हैं, सैक्रम ये आपकी कूले की हड्डी यानी पैल्विक बोन के अंदर होती है, और ये टेल बोन होती है, कॉकैक्स या कॉक्सीजियल। स्टर्नम और रिब्स आप समझ गए भाई, रिब्स 12 जोड़ी होते हैं, ठीक है, 12+12, 12+12 टोटल 25 लिख दिया ना मैंने। अब बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है? सबसे पहले मैंने 80 बोन्स की बात की है, 80 हड्डियां, आपके एक्सियल सिस्टम में 80 बोन्स होती हैं, कितनी बोन्स होती हैं? 80 बोन्स। इस पूरे हेड वाले रीजन में कितनी हड्डियां होती हैं? इस हेड वाले रीजन के अंदर, इस पूरे हेड वाले रीजन में 29 बोन्स होती हैं, जिसमें 22 हड्डियां आपके स्कल में होती हैं। स्कल समझते हो? स्कल कभी किसी तांत्रिक के पास देखिए खोपड़ी, स्कल, यस, कभी किसी तांत्रिक के पास खोपड़ी देखी होगी, उसको स्कल बोलते हैं हिंदी में, खोपड़ी। क्या उस खोपड़ी में कानों की हड्डियां होती हैं? नहीं होती। क्या उस खोपड़ी में नीचे यू शेप एक बोन होती है, ठीक है, हायोड? क्या खोपड़ी में हायोड लटक रही होती है? नहीं होती, ठीक है। यानी स्कल के अंदर हायोड नहीं होती, स्कल के अंदर ईयर ऑसिकल कानों की हड्डियां नहीं होती, इसके अलावा सब कुछ स्कल में होता है। स्कल में क्या क्या होगा? क्रेनियम होगा, आपका ब्रेन बॉक्स क्रेनियम होगा, स्कल के अंदर फेशियल होगा, आपके चेहरे की हड्डियां सारी होंगी, ठीक है। तो क्रेनियम और फेशियल को मिलाकर के आपकी, ठीक है, स्कल का फॉर्मेशन होता है। तो टोटल 80 बोन हो गए एक्सियल सिस्टम के अंदर, हेड वाले रीजन के अंदर 29, जिसमें 8 हो गए क्रेनियम, 14 हो गए आपके फेशियल, एक हो गई हायोड, 3 इधर ईयर ऑसिकल और 3 इधर ईयर ऑसिकल, टोटल 80 बोन होते हैं। याद हुए नहीं हुए? यहां तक कोई डाउट?
नहीं खरीदना पड़ेगा न्यू एनसीईआरटी, मैं अपडेट करा दूंगा सारा, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा अपडेट नहीं है, 6-7 अपडेट हैं, ठीक है, मुझे पता है कहाँ कहाँ अपडेट है। जब वो चैप्टर पढ़ाऊंगा अपडेट करा दूंगा, करा दिया ना अपडेट, ये वाला मैंने ऐसे ही करा दूंगा आगे। खरीदने, हाँ पैसा है थोड़ा बहुत खर्च कर सकते हो तो खरीद लो, झंझट खत्म। हाँ लगता है फालतू में पैसा जा रहा है तो यार ठीक है, 6-7 अपडेट है, कर लोगे। तो 80 बोन्स वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब मैं बात करूंगा अपेंडिकुलर। तो अपेंडिकुलर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो हो गया इसके अंदर गिडिल, एक हो गया लिम्स। लिम्स बोन, लिम्स कितने होते हैं भाई? एक हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? 30 इंटू 4, दो अपर दो लोअर, 120 हड्डियां तो आपकी ये हो गई लिम्स के अंदर भाई। 30 इसमें, 30 इसमें, 30 उसमें, 30 उसमें, टोटल 120 हो गई। 30 30 30 और 30, 120। समझ में आया? तो लिम्स की हड्डियां कितनी हो गई? 120। और रिमेनिंग वाला पार्ट क्या हो गया? गिर्डल। और गिर्डल कितने टाइप के हो सकते हैं? गिर्डल कितने टाइप के हो सकते हैं तुम बताओ? एक तो अपर गिर्डल हो गया ये वाला, ठीक है, पेक्टोरल। एक लोअर गिर्डल हो गया कूल्हे की हड्डी, पेल्विक। तो दो में डिवाइड कर दे रहा हूं, पेक्टोरल एंड पेल्विक। हाँ पेक्टोरल गिर्डल की बात करूं तो यहां पर दो हड्डियां इधर होंगी, 2+2। यहां 1+1 होती है, आधे दो हड्डियां होती हैं टोटल, आधी इधर आधी, मतलब एक इधर एक इधर, ठीक है। तो 6 तो ये हो गई, 120 ये हो गई, टोटल हो गई ना 126 हड्डियां। अब बताओ याद हुआ या नहीं हुआ? सिंपल से बता रहा हूं, ठीक है। 30 30 30 30, 120। अपर गिडल, इसमें एक बोन कॉलर बोन आगे हो गई, एक पीछे स्कैपुला, यहां पर एक कॉलर बोन पीछे के स्कैपुला, तो चार, दो और दो, चार इधर हो गए। जबकि कूल्हे की हड्डी में आधी कूल्हे की हड्डी और आधी कूल्हे की हड्डी, यानी एक हड्डी ये एक हड्डी ये, दोनों आपस में जुड़ी होती हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस से, तो दो हड्डियां ये हो गई। तो टोटल आपकी कितनी हो गई गिडल के अंदर? 6 हड्डियां हो गई गिडल के अंदर। टोटल गिडल में कितनी बोन्स होती हैं? 6। इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब ये टोटल हो गए 206 हड्डियां। तो 206, 206 बोन का मैंने नंबर याद कराया है पहले राउंड के अंदर। अब बताओ ये नंबर याद हुआ या नहीं हुआ पहले राउंड में? पहले राउंड में, हाँ पहले राउंड के अंदर सारी हड्डियों के नंबर याद हुए नहीं हुए? यस सर। हाँ प्रिंस, मजा आया? चलो ठीक है। जलवा वलवा नहीं है भाई, ठीक है। नहीं श्रीमान आचार्य जी, कोई समस्या नहीं है, बीएमएस बहुत बढ़िया। महमूदा लिख रही हैं, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और गाउट भी एनसीईआरटी में है, क्या जरूरी नहीं है? क्या आपको महमूदा जो भी है बेटा, क्या आपको ये नहीं लग रहा कि आप उन डिसऑर्डर की बात कर रहे हो? वो मैंने पढ़ाया ही नहीं है अभी, अभी तो स्केलेटल सिस्टम कराऊंगा ना। तो मसल्स के 3 डिसऑर्डर करा दिए हैं, स्केलेटल सिस्टम के 3 डिसऑर्डर बाद में होंगे। समझे? 7 घंटे की नींद लेने के बाद भी अगर स्लिपरी सा लगता है तो बेटा एनर्जी की कमी है।
ठीक है, चलो आ जाओ। ये एक पार्ट हमारा खत्म होता है, यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए, सारी हड्डियां करा दी हैं मैंने। अब मुझे क्या कराना चाहिए, चलो ठीक है, इसके डायग्राम तो कल ही कराऊंगा। एनसीईआरटी पे आ जाऊं अगर मैं, अच्छा स्केलेटल सिस्टम से दे रखा है इन्होंने, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन, ठीक है, ये आपके क्या है, किससे मिलकर बना था, फ्रेमवर्क ऑफ द बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेज। दिस सिस्टम हैज सिग्निफिकेंट रोल इन, भाई आपका जो मूवमेंट होता है वो इन्हीं की वजह से तो होता है, जिसके से बॉडी के अंदर लोकोमोशन हो पाता है, ठीक है। इमेजिंग च्यूइंग फूड, आप खाने को चबा रहे हो, पर ऐसा बिना जॉ के, विदाउट जॉ बोन, पॉसिबल है नहीं। आप टहल रहे हो विदाउट लिम्स बोन, क्या पॉसिबल है नहीं। बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, बोन और कार्टिलेज दोनों ही स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं, जो टिश्यू में भी पढ़ाऊंगा मैं। द फॉर्मर हैज वेरी हार्ड मैट्रिक्स, भाई अगर मैं बोन की बात करूं, बोन में क्या होता है, मैट्रिक्स बहुत हार्ड होता है, क्यों, ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट इन इट, और लेटर हैज स्लाइटली प्लाइबल, स्टार्टिंग में हार्ड होता है, फिर स्लाइटली प्लाइबल हो जाएगा ड्यू टू कॉन्ड्रोटिन साल्ट। इन ह्यूमन बींग्स दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ, कितनी बोन्स होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं, और कुछ कार्टिलेज भी होती हैं। इट इज ग्रुप्ड इनटू टू प्रिंसिपल डिवीजन, हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है इसको, एक्सियल और अपेंडिक्यूलर स्केलेटन, एक्सियल एंड अपेंडिक्यूलर स्केलेटन। माउथ के अंदर छाले हो जाते हैं, क्या करें भाई, बी कॉम्प्लेक्स खा लो ना थोड़ा सा। कॉन्ड्रोटिन साल्ट मैं बता दूंगा आपको अभी, टिश्यू के अंदर, टिश्यू में जब बोन पढ़ाऊंगा ना टिश्यू वाले चैप्टर में, तो उसके इंटरनल कंपोजिशन को बताऊंगा, ठीक है, डिटेल सारा एक एक चीज। एक्सियल स्केलेटम कंपेराइज, कितनी बोन होते हैं एक्सियल के अंदर, 80 बोन्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। द स्कल वर्ट, भाई क्या क्या होंगे इसके अंदर, स्कल आ जाएगी, वर्टिबल कॉलम आ जाएंगे, स्टर्नम और रिप्स आ जाएंगे, ठीक है। कंस्टिट्यूट एक्सियल स्केलेटन, द स्कल इज कंपोज्ड ऑफ टू सेट ऑफ बोन, अच्छा मैंने नई एनसीईआरटी डाली है, कौन सी डाली है, ठीक है। क्रेनियल, फेशियल, दैट टोटल 22 बोन्स होते हैं स्कल के अंदर, हाँ नहीं है, क्रेनियल बोन्स आर, क्रेनियल में कितने होते हैं, 8 बोन्स होते हैं, 8। दे फॉर्म द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग, ठीक है, क्रेनियम फॉर द ब्रेन। फेशियल रीजन में कितने बोन्स होते हैं, 14 हड्डियां होती हैं। A single U-shaped bone called hyoid is present at the base of buccal cavity and it is also included in skull। अच्छा, ये पुरानी एनसीईआरटी है, ठीक है, कोई नहीं, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, नई एनसीईआरटी में इसको हटा दिया है, ठीक है। अभी मैं इतना एनसीईआरटी याद नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि इसमें लाइन लास्ट ईयर वाली एनसीईआरटी के लगा दी है मैंने, तो एनसीईआरटी में इतनी रखूंगा, इसके बाद आगे नहीं। क्वेश्चन दे दिए मैंने बहुत सारे करने के लिए, क्वेश्चन कर, ये क्या हुआ है, ए बी सी डी, अच्छा चेंज हो गया फॉर्मेट। ये क्वेश्चंस हैं, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन फेस, क्रेनियम, अच्छा थोड़ा सा मामला खिसक गया है इसका। चलो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको लगाने हैं, आज मैं इतना ही रखूंगा, ठीक है, आज मैं इतना ही रखूंगा, आज इतना ही रखेंगे, क्योंकि आज तुम सारे नंबर ऑफ बोन पहले एक बार सेट कर लो ब्रेन के अंदर, फिर कल से मैं एक एक करके पूरा एक्सप्लेन करूंगा, हेड रीजन खत्म करूंगा कल का मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर, वर्टिकल कॉलम खत्म करूंगा, स्टर्नम खत्म करूंगा, गिडिल और लिम्स खत्म करूंगा, बोन्स एक साथ एक बार में खत्म करूंगा, फिर जॉइंट्स
और पूरी एनसीईआरटी रिमेनिंग वाला पार्ट एक साथ खत्म कर दूंगा, नई एनसीईआरटी लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो आज इतना ही रखेंगे। ओके, कोई डाउट शाउट? तुम्हें लगता है कि इसके बाद भी तुम्हें शॉर्ट नोट्स की जरूरत है? जो मैं लिखा रहा हूं उसके बाद मैंने शॉर्ट नोट्स ही पूरे कन्वर्ट कर दिए हैं। चलो बहुत बढ़िया, चलो बेहतरीन, सुपर, बहुत बढ़िया, सुपर। मजा आया नहीं आया? सारी बोन याद हुई है नहीं हुई? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि मैं अभी इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि छूट जाएगा, बीच में 4 दिन का गैप आ रहा है ना, बॉटनी तुम्हारी चलेगी 4 दिन, तो उस गैप में गड़बड़ ना हो जाए, तो मैंने आज पूरा ओवरव्यू करा दिया है, और नेक्स्ट जो टर्न आएगा उसमें पूरा खत्म करा के नया चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा। ओके, बाय बेटा, बाय बाय बाय।